नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा आज दिन भर बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। 9 दिसंबर को होगा स्पीकर का चुनाव। मुख्यमंत्री ने कहा 16 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत का बड़ा कदम। विदेश सचिव मिस्री 9 दिसंबर को जाएंगे बांग्लादेश। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। दोहा फोरम की बैठक में लेंगे भाग। नवाचार अनिवार्यता पर होगी चर्चा। सीरिया में विद्रोहियों का 3 बड़े शहरों पर कब्जा। होम शहर तक पहुंचने का किया दावा। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया की यात्रा से बचने की दी सलाह। और एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 86 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। भारत से 94 रन पीछे। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी, जबकि स्पीकर का चुनाव सोमवार को होगा। इससे पहले भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को नियुक्त किया, जो 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोलंबकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराएंगे। कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होना है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ हो जाएगी और उनको पोर्टफोलियो भी दे दिए जाएंगे। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा या नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे। सारे मंत्रालयों की एक साथ चर्चा चल रही है, कोई गृह मंत्रालय अलग है ऐसा नहीं है। हम लोग मिलकर एक ठीक सरकार चले, उसका परसेप्शन ठीक हो और तीनों पार्टियों को न्याय मिला है, इस प्रकार का परसेप्शन जाए, इस पर वर्किंग कर। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम 90% काम कर चुके हैं, तो अभी जल्दी कर लेंगे, 16 तारीख से पहले कर लेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनके संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए गए थे। दावा किया गया था कि ये कागजात अजीत परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे। बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह अहमदाबाद के बोधगया में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान अमित शाह गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह BAPS के कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आज पंचकुला से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहेंगी। ये अभियान देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान में टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में देरी को कम करने और विशेष रूप से
उच्च जोखिम वाले समूह के उपचार के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विभाग द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की ओर से संसद के भीतर कई सवालों पर जवाब दिया गया। राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार उत्पादन लागत का 50% से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 1 दशक में लगातार एमएसपी में वृद्धि की है। राज्यसभा में शुक्रवार को कई अहम सवालों के उत्तर प्रश्नकाल के दौरान दिए गए। कृषि मंत्रालय से जुड़े कई सवालों के उत्तर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत से कम 50% ज्यादा मुनाफा विभिन्न फसलों की एमएसपी पर दिया जा रहा है और केंद्र सरकार किसान की उपज की सरकारी खरीद भी पूरा कर रही है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था। मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 40 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। रबी की फसल अगर देखी जाए 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के पूरक सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 10 वर्षों में किसान हित में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। इससे पहले राज्यसभा के सभापति ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और कहा कि वो आश्वस्त हैं कि कृषि मंत्री किसानों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा और मैं पूरी तरह आशावान हूँ और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उत्पादन लागत घटाने, फसल बीमा दिलाने के साथ साथ उपज की कीमत गिरने पर भरपाई करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी संसद भवन परिसर में कहा कि मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक, और चाहे उनके किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान के बजट को बढ़ाने की बात हो, अनेक किसान के इस घर में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत काम किया है। एक अन्य सवाल के उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी देकर सस्ती कीमत पर यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमा में किसानों के आंदोलन के चलते खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दे फिर चर्चा में हैं। शैलेंद्र मिश्र और अमृत गुप्ता के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के 26 किलोमीटर से अधिक दूरी के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें देश में शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 85 नए केंद्रीय विद्यालय के अलावा एक केंद्रीय विद्यालय को विस्तार दिया गया है। साथ ही 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी मिली है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय के खोले जाने के क्रम में युवाओं को करीब 5,500 नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से करीब 82,560 नए छात्रों को शिक्षा भी मिलेगी, जबकि 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने से 1,316 नए रोजगार मिलेंगे और करीब 15,680 नए छात्रों को शिक्षा मिलेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
एक अन्य फैसले में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के अंतिम चरण यानी कि 6वें चरण को मंजूरी दे दी गई। इस चरण में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 26.46 किलोमीटर के इलाके में 21 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। 2014 से पहले के अगर 40 साल देखें तो केवल 5 शहरों में मेट्रो स्टार्ट हो पाई थी। मतलब 40 साल में जितना काम हुआ था उसका 4 गुना काम 2014 से 24 में हुआ। 23 सिटीज में मेट्रो पहुंचाई गई। आज का जो सैंक्शन है उसको मिला लो तो करीब करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो का काम देश भर में चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार के क्रम में सरकार का ये बेहद अहम कदम है। इससे दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो लगातार विकास की जो गति है वो देश में बढ़ती हुई नजर आती है और इसको रफ्तार देने का काम सरकार कर रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पिछले 1 दशक से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 शुरू किया है। ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए फायदेमंद होगा। चैनल की शुरुआत से सुनने में अक्षम लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना जानने में कोई समस्या नहीं होगी। NEP 2020 के अनुसार देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया। ये पहल विशेष रूप से सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिकार उन्मुख ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया। ISL के लिए एक समर्पित PM ई-विद्या DTH चैनल की स्थापना श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चैनल पर शामिल विषयों में कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल शामिल होंगे। कक्षा विशिष्ट पाठ्यचर्या सामग्री ये सुनिश्चित करेगी कि श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी सांकेतिक भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। प्रीति कौर की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव चल रहा है और आज हम मेघालय की बात करेंगे, जिसे अक्सर बादलों का घर भी कहा जाता है। मेघालय उत्कृष्ट एरिसेल का केंद्र भी है। यहाँ उत्तम गुणवत्ता वाली एरिसेल का उत्पादन होता है। मेघालय के घर घर में बनाया जाने वाला एरिसेल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और यह स्थानीय निवासियों की आजीविका का भी माध्यम है। आइए देखते हैं एरिसेल के उत्पादन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। साल 2009 में टेंडर तमुंग की ओर से शुरू किया गया जोंग हाई आई एक पारिवारिक व्यवसाय का रूप ले चुका है। यही नहीं, अब यहाँ इस गांव में एरी रेशम उत्पादन में विशेषज्ञता वाला एक समृद्ध उद्यम बन गया है। रेशम की अनेक किस्मों के विपरीत एरिसामिया रिकनी कीट से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से आरंडी के पत्तों को खाता है। यहाँ रेशम कीट पालन एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है, जिसमें परिवार कई चक्रों के माध्यम से लार्वा का सावधानी पूर्वक पालन पोषण करते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल रेशम है, जिसे अक्सर अहिंसा रेशम कहा जाता है। इस रेशम को बनाने के लिए प्यूपा को मारने की जरूरत नहीं होती। जोंग हाई आई प्रोडक्शन का केंद्र बिंदु पारंपरिक महिलाओं की पोशाक है, जिसे स्थानीय रूप से रिडिया कहते हैं।
इसमें महिलाएं पारंपरिक शॉल और जैनसन यानी खासी साड़ी पहनती हैं, जो कि काफी लोकप्रिय भी है। उमडेन दिवोन गांव को अब एरिस सिल्क विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करता है। Aries silk, we got it from Aries silk worm. The cocoon, when we extract, the worm is not killed in that process. All the process, including in Aries silk, is always eco-friendly, sustainable in nature, and long-lasting. जोंगहाई के जरिए कई एरिस सिल्क बुनकर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है। कंपनी ने अपनी वर्कशॉप में कताई, बुनाई और डिजाइनिंग में लगी 15 महिलाओं को रोजगार दिया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं और अब वे सामाजिक उत्थान में योगदान दे रही हैं। The government help us a lot is skill upgradation training. Okay, skill upgradation training almost every year they used to give. हाई शेल्फ लाइफ, गर्माहट और खास बुनावट से पारंपरिक और समकालीन डिजाइनों में बनी एरिस सिल्क की पोशाक काफी प्रसिद्ध है। मेघालय ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में एरिस सिल्क की काफी डिमांड है। जोंगहाई कंपनी ने दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है, जहां इसके तैयार उत्पादों की अत्यधिक मांग है। डिमांड बढ़ने के साथ ही स्थानीय कारीगरों की आर्थिक प्रगति भी है। एरिस सिल्क के धागों में परंपरा और आधुनिकता बेहद खूबसूरती से बनी हुई है। मेघालय के एरिस सिल्क की दास्तान वास्तव में देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेघालय। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने अहम कदम उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान विक्रम मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जमकर बर्बरता हो रही है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं और उनकी संपत्तियों की लूटपाट का दौर चल पड़ा है। कई हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने की हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। यूनुस सरकार हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफ़ी आक्रोश देखा गया और जगह जगह इसके चलते प्रदर्शन भी हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर दौरे पर दोहा फोरम में शामिल होंगे। दोहा फोरम का 22वां संस्करण द इनोवेशन इम्परेटिव विषय पर आधारित है।
द इनोवेशन इम्परेटिव शीर्षक के तहत आयोजित फोरम में 22वें संस्करण में 7 राष्ट्राध्यक्ष, 7 सरकार प्रमुख और 15 विदेश मंत्री भाग लेंगे। कतर में होने वाले 2 फोरम में इसराइल द्वारा गाजा पर जारी युद्ध और सीरिया में हाल ही में किए गए विद्रोही हमले के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस फोरम में 150 से अधिक देशों के 4,500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। कतर के विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कतर का दौरा कर रहे हैं। और वहीं सीरिया में 3 शहरों पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स तक पहुंचने का दावा किया है। इससे राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से सड़क संपर्क कट जाएगा। इससे उन इलाकों के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। इस इलाके में रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने भी हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी कर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे हैं। अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल-जोर पर कब्जा कर लिया है। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अबू कमल पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। और वहीं भारत ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 96393385973 और ईमेल आईडी hoc.damshik@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से आने की सलाह दी गई है। अन्य लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को सीमित रखें। और बात क्रिकेट की, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट खोकर 86 रन से आज आगे खेलेगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। फिलहाल मार्श लबशेन 20 रन और नाथन मैक्सवेनी 38 रन बनाकर क्रीज पर है। ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के पास 94 रन की बढ़त बाकी है। भारत की कोशिश जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट करने की रहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ बड़ी लीड लेने के मकसद के साथ मैदान पर उतरेगी। भारत इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। और बात चेस की भी, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लीरेन के बीच आज 10वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 10वें राउंड का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 9वें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.55 अंक हैं। इससे पहले 9वां राउंड भी ड्रॉ पर खत्म हुआ था। डी गुकेश और डिंग लीरेन के बीच 14 राउंड के मैच में अब तक 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। 32 वर्षीय लीरेन ने शुरुआती गेम जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजयी रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।